मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम लोग एसए का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है किसान आंदोलन और कृषि का भविष्य। देखिए ये प्रश्न किसी न किसी रूप से प्रश्न आना तय है। ये आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में ये प्रश्न रहेगा, चाहे जिस रूप में रहे, चाहे वो कृषि का भविष्य पूछे या किसानों की समस्या पूछे। जिस पोर्शन को ज़्यादा पूछेगा उस पोर्शन को ज़्यादा बढ़ा देना है। आज हम आपको इससे लिखने का तरीका बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी शिकायत आई है कि कैसे लिखें। कुछ लोग तो बता रहे हैं हम लिखना ही नहीं जानते हैं, जबकि मैंने बार बार आपसे बताया है। हालांकि आप लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि इससे एक दिन की विधा नहीं है। इसके लिए आपको सतत प्रयास की ज़रूरत पड़ेगी। और आप मान लीजिए कि इसके पहले नहीं लिखे हैं तो आप ये समझिए कि एक दिन में आ जाए, इससे तो नहीं आएगा। आपको रेगुलर लगा रहना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको सुधार में आ जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो आपको मैं बता दूं कि ये इससे आना है और आप इसको ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। जिस भी प्रकार से पूछा जाए, चाहे वो किसानों की समस्या पूछे या वो किसान आंदोलन से जुड़ा कोई प्रश्न पूछे, यानी कि पेपर में ये प्रश्न आना है, किसी ना किसी रूप से ज़रूर आएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़, हम कैसे लिखेंगे इससे, तो पहले तो किसी भी टॉपिक को आपको पता होगा कि लिखने के लिए आपके पास शब्द होना चाहिए। शब्द के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको शब्दकोश याद करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन बहुत काफ़ी लोग 80% लोग इंग्लिश मीडियम नहीं होंगे, वो हिंदी मीडियम ही होंगे। ठीक, तो मैं जानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी मीडियम के हैं, बहुत कम परसेंटेज में होंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एस्से में प्रस्तावना लिखा जाता है। और आपको बता दें कि ऊपर हेडिंग पड़ी रहेगी आपके कॉपी में भी, और पेपर मिलेगा आपको। अगर आपने कभी मेंस दिया होगा तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि अब क्या है कि एक पेपर भी मिलता है और कॉपी में उस एस्से का नाम लिखा रहेगा ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है किसान आंदोलन और कृषि का भविष्य, ऐसे लिखा रहेगा बाय द वे कोई एस्से। इसके बाद में आपको 3 पन्ना मिलेगा, यानी कि 6 पेज मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कितना पेज मिलता है। निश्चित है कि 6 पेज ही मिलेगा आपको। ठीक, आप उस 6 पेज में बहुत जो छोटा लिखता होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 शब्द लिख देगा, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। 650 शब्द आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना कितना है? आपको मात्र 600 शब्द लिखना है। क्यों? क्योंकि 600 शब्द की क्राइटेरिया है। ठीक, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कॉपी जैसे मिलती है तो दोनों तरफ ऐसे ही लाइन बनी होती है और उस लाइन के अंदर ही लिखना होता है। तो स्पेस एक पेज में मात्र हमको लगता है कि 100 या 110 शब्द ही लिखे जाते हैं, या 125 शब्द लिख दिए जा सकते हैं। आपके अक्षर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बड़ा लिखते हैं कि छोटा लिखते हैं। अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो 125 शब्द लिख देंगे एक पेज में। अगर आप बहुत बड़ा लिखते हैं या मिडिल लिखते हैं तो एक एवरेज में माना जाता है कि 110 से 15 शब्द लिखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले प्रस्तावना आपको समझना है। लिखना कुछ नहीं है, हेडिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको कोई हेडिंग नहीं डालना है। ठीक, कोई कलाकारी आप अपने तरफ से नहीं करेंगे। आप ब्लू पेन से लिखेंगे, नीली कलम से लिखेंगे, काली पेन का भी प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक कुछ सावधानियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें काली पेन से ही लिख देते हैं, या कोई दोहा या चौपाई या कोई स्लोगन लिखना हुआ तो वो ब्लैक पेन से लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आप उसी नीली पेन से ही लिखेंगे। बस इतना करेंगे। मान लीजिए कि कोई पॉइंट आप लिखना चाहते हैं, आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। तो उससे क्या होगा कि ये पता चल गया कि आप इसको दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है। ठीक, तो प्रस्तावना आपको समझना है। पहले किसी विषय वस्तु पर प्रस्तावना कैसे लिखते हैं ये आपको समझना होगा। मान लीजिए कि कोई विषय वस्तु है, जैसे मैंने किसान आंदोलन लिख दिया और कृषि का भविष्य लिखा गया है, तो इस पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए क्या होगा कि आप उस मैटर को थोड़ा बहुत जब पढ़े रहेंगे तभी उस विषय वस्तु को लिख सकते हैं। ऐसा एस्से कभी नहीं लिखा जाता है कि जिस एस्से के बारे में हम ना पढ़े हैं ना हमारे पास कोई मैटर है। ठीक, और प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है
कि हम एस्से में क्या लिखना चाहते हैं या मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यह एस्से की प्रस्तावना में झलक जाना चाहिए। ठीक, तो आपको सबसे पहले एक बढ़िया प्रस्तावना कितने शब्दों की होनी चाहिए, मैंने बताया है कि प्रस्तावना ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 शब्दों की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 70 शब्द और 60 शब्द से 70 शब्द के बीच में आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपने प्रस्तावना लिख दिया, अगला पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ और लिखेंगे। ठीक, निबंध का मतलब ही होता है कि आप उस मैटर के बाहर नहीं जाएंगे, उसके अंदर रहेंगे। उसकी परिभाषा भी होती है कि सुव्यवस्थित ढंग से बंधा हुआ जो लेख होता है उसी को हम निबंध बोलते हैं। ठीक, सुव्यवस्थित ढंग से बंधा हुआ यानी कि उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना आपको कैसे लिखना है, जैसे आपको पता है कि जो भारतीय कृषि है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ समझी जाती है और ये भारत के अर्थव्यवस्था में या कह सकते हैं जीडीपी में इसका लगभग 16% योगदान भी है। इससे बहुत सारी जनसंख्या का जीविकोपार्जन हो रहा है। ये विश्व के जो देश हैं या आप कह सकते हैं कि विश्व बाजार में अपना एक स्थान रखता है। इससे क्या है कि लगभग 70% आबादी भारत की कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ठीक, ये न केवल एक जीविका का साधन है बल्कि यह बहुत सारा रोजगार देती है। तो इसके बाद में आपको बताना है कि ये मैटर क्या है, थोड़ा सा मैटर आपको पता हो जाना चाहिए क्या क्या हमको लिखना है, और 60 से 70 शब्दों में लिखना है। बहुत प्रकार से प्रस्तावना लिखी जा सकती है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो और भी प्रकार हो सकता है। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि यदि वर्तमान सुरक्षित है यानी कि मजबूत है तो जो भविष्य होगा वह भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक, ये आपको 2 चीज़ लिखना है ना इसमें, भारतीय किसान आंदोलन और कृषि का भविष्य। तो भविष्य भी आपको बताना है और किसान आंदोलन भी बताना है। तो आपको बताना है कि इतने के बावजूद भी, ये सब होने के बाद भी भारतीय कृषि के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, किसानों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी नीति का परिणाम रहा हो या भारतीय मानसून का प्रभाव रहा हो या किसी भी प्रकार का जो प्रभाव रहा, वह इस आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया है। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि जो अभी इसके पहले आपने सुना होगा कि विदर्भ क्षेत्र, हैदराबाद और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले लोग, किसान जितने हैं वो आत्महत्या कर लिए थे। तो ये बहुत हाईलाइट हुआ था मामला। अब क्या है कि आप कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में, जैसे पंजाब हरियाणा है या इधर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं कि जो आंदोलन के केंद्र रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन हुआ, तो ये चीज़ आपको इस प्रस्तावना में ही बता देना है। ठीक, इसके बाद में आपको बताना होगा कि ये आपने 50 से 60 शब्द, जब 70 शब्द तक लिख दिया प्रस्तावना, तो तुरंत आपको पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक, जैसे आपने प्रस्तावना मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भारतीय कृषि में लगभग 70% जनसंख्या संलग्न है और ये यहाँ पर हमारे देश में जो ये है, हमारी कृषि है, ये बहुत लोगों की जीविका का साधन है और इसका जीडीपी में इतना स्थान है, भारत में, विदेशों में भी ये अपना स्थान रखती है। ये सब आप बताएंगे। एक तो एक तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, किसी कविता से, किसी स्लोगन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एस्से को आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी स्लोगन से। जैसे, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। यह वाक्य बताता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको फिर वही बात बताना है जो मैंने बोला है। तो मैंने बताया कि तरीके बहुत हो सकते हैं प्रस्तावना के, लेकिन इतना इफेक्टिव प्रस्तावना हो कि जो ये बता दे कि हम एस्से में आगे क्या लिखेंगे। ठीक, तो आपको प्रस्तावना
मैं अभी तो नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर कहेंगे तो मैं लिख कर भेज भी दूँगा, लेकिन आपको पहले ऐसे समझना है, ऐसे ही इससे लिखना है। ठीक, पहले आप समझ लीजिए कि हमको लिखना कैसे है, क्या क्या मैटर डालना है। आपको 600 शब्द ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा इस ऐसे लिखते समय याद रखेंगे आप। अब देखिए, इसके बाद में चूँकि ये मुद्दा ऐसा है किसान आंदोलन और कृषि का भविष्य, तो इसमें क्या समस्या है, इसकी समस्या क्या है आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय किसान हैं उनके पास समस्या किस स्तर पर आती है। तो पहले तो उत्पादन स्तर पर समस्या आती है। उत्पादन स्तर की समस्या क्या है, भारत में आपको पता होगा कि लगभग 80% किसान जो है वो सीमांत किसान हैं। ठीक, सीमांत किसान मतलब होता है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि से कम है वो सीमांत किसान बोले जाते हैं। ठीक, आपसे वनडे में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उनके पास क्या है, जब सीमांत किसान होंगे तो छोटे आकार के खेत होंगे, तो जोतों का आकार बहुत छोटा होना एक तो बहुत बड़ी समस्या ये है। उससे क्या होगा कि वो छोटे छोटे खेत होते हैं तो उनके खेती करने में बहुत बाधाएं आती हैं। और देखिए, इसमें इसके बाद काम आता है कि यहाँ पर जो जलवायु है, वो जलवायु भारतीय मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मानसून सही समय पर नहीं आया या बारिश नहीं हुई तो भारतीय कृषि में कितनी भी सुविधा दे दी जाए, कितनी सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, तब भी वह उत्पादन नहीं हो सकता है जो उत्पादन मानसून के आने पर होगा। ठीक, दूसरी चीज़ समस्या क्या आती है, उन्नत बीजों का अभाव है। उन्नत बीज का जैसे आपने नाम लिया तो उसमें ये समस्या आ जाएगी कि बहुत सारे भारत में इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, शोध केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वो है वास्तविकता में भारतीय किसानों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। और उसके बीच में कुछ बिचौलिए ऐसे होते हैं कि जो बीच में ही वह रोक लेते हैं और वास्तविक जो उनको जो बीज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके बाद में मान लीजिए वो एन के एन प्रकार किसी तरह से वो बीज पा भी गया किसी प्रकार की, तो उसके बाद में उसके उत्पादन भी हो गया। अब उसकी समस्या दूसरी आ जाती भंडारण की। भारत में आपको पता होगा कि शीत गृहों का बहुत बड़ा अभाव है। बहुत सारे ऐसे शीत गृह हैं कि जो किसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। उसके यहाँ तक जाने के लिए कच्ची सड़कें हैं, यानी कि कई समस्याएं हैं जो वो वहाँ यहाँ पर भंडारण की समस्या आएगी। दूसरी चीज़ देखिए, विपणन की समस्या है। विपणन स्तर पर क्या समस्या है, अब आपको पता होगा विपणन स्तर पर क्या है कि जो सरकार अभी आप जो आंदोलन हुआ है पश्चिमोत्तर भारत में या आप पंजाब हरियाणा ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर क्या समस्या थी कि उन्होंने निश्चित मूल्य ही निर्धारित नहीं किया और किसान बराबर मांग करते रहे। ठीक, और आपके व्यवहारिक जीवन में भी देखने को मिलता होगा कि जब किसान के खेत में वह अनाज या वह प्रोडक्शन होगा तभी मार्केट में वो सस्ता होता है। जब किसान के पास हो ही गया तो फिर वो सस्ता होने से क्या लाभ मिल जाएगा किसान को। किसान को लाभ तब होता कि जो मार्केट का रेट है उस रेट में उसको मिलता, उस रेट में उसका इनकम होता उसको, तब उसको फ़ायदा होता। अब इसके बाद में समस्या आती है कि दूसरी समस्या क्या आती है, प्राकृतिक समस्या है। ये सब तो हो गया, तो इसके बाद में समस्या क्या आएगी कि उसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात आ गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो आप इसको प्राकृतिक समस्या बोल सकते हैं। ये ऐसी समस्या है कि जिस पर किसी का बस नहीं है। अब इस पर क्या करती है सरकार, इस पर सरकार सिर्फ ये बताती है कि हम इतना छूट दे रहे हैं। किसानों के पास किसी प्रकार के इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं है। अगर वो कोई प्राकृतिक समस्या हो गई तो वह कागज़ों पर ही सीमित रहता है, कागज़ों तक ही रहता है। वह सरकार उस पर कोई कदम ऐसा नहीं उठाती है कि जिससे उसको लाभ हो सके। इसके बाद देखिए, आपको ये कम से कम एक पैराग्राफ में बताना है, 1 से 1.5 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ इसको लिख सकते हैं। ये मैटर जो समस्या है इसको 2 पैराग्राफ में लिखेंगे। परिणाम क्या होता है इसका, ये समस्याओं को झेलते हुए किसान ऋण लेता है।
ऋण लेने के बाद क्या करता है, या तो वो ऋण के चक्कर में वो मौत के आगोश में आ जाता है, और या तो फिर वो आंदोलन शुरू करता है। तो ये इसका परिणाम ये हुआ, किसान आंदोलन हो गया। तो आपको ये सब समस्याएं जब बताएंगे तो लास्ट में किसान आंदोलन बता देंगे, तो आपका ये किसान आंदोलन का जो पॉइंट था ये कंप्लीट हो जाएगा। और कृषि का भविष्य क्या है, आप देखिए, भविष्य आपको बताना है, संभावनाएं या भविष्य लिख दे, कृषि की संभावनाएं या भविष्य लिख दे। अब आपको बताना है कि भारतीय कृषि करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ये किसी ना किसी रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। भारत में रोजगार मिला है, भले ही उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपने सुना होगा कि भारतीय कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। काम जब तक है तो ठीक है, नहीं तो बैठेगा वो मजदूर, ठीक। अच्छा, इसके बाद में देखना आपको है कि ये आपको बताना है कि भारत में ये संभावनाएं क्या हैं, कि अगर ये समस्या से थोड़ा सा निजात हो सके तो यहाँ पर संभावना क्या है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक। काफ़ी लोगों की जीविका इससे चलेगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, तकनीकी विस्तार करना होगा। अगर तकनीकी विस्तार हो जाए तो भारत के जो किसान हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं, उनके पास बहुत अच्छी तकनीक है। वे लोग पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर स्टेट में अपने इंस्ट्रूमेंट या ट्रैक्टर वगैरह लेके जाते हैं, तो हार्वेस्टिंग करना है, कुछ करना है, तो वो उनका अपना काम वहाँ से चलता रहता है, और वो उनके पास अच्छी तकनीक का विस्तार है, ठीक। तो संभावना क्या है, यहाँ पर तकनीकी विस्तार किया जा सकता है, और भारतीय कृषि से विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास किया जा सकता है। ये आपको मैंने यहाँ पर देखिए हिंट के रूप में लिख दिया है। इसके बाद में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि का होता है, तो कृषि का जो योगदान है वो कितना है, ये आप बताएंगे कि इससे क्या होगा कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा तो उसका जीडीपी में भागीदारी बढ़ जाएगी, ये आपको बताना होगा, क्या संभावना है। इसके बाद में सामाजिक रूप से क्या होगा, सकारात्मक समाज होगा, भारत के समाज में सकारात्मकता आएगी। उससे क्या होगा कि जो विश्व बाजार है, विश्व बाजार में इसका नाम होगा, इसकी भागीदारी होगी, ठीक, इसका परचम होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर एक विकास होता है, भारतीय या कृषि क्षेत्र का विकास होता है, तो उससे संपूर्ण विकास होगा। क्यों? क्योंकि लगभग 70% जनसंख्या इसी पर आधारित है, तो उतना तो विकास हो ही जाएगा। इसके बाद देखिए, किसानों के आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि देखिए, अभी भारत सरकार ने, अभी आपको पता होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो 4% वृद्धि की बात किया है, ठीक है, कि इनको 22% पर लाया जाए, तो वो अभी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अगर हो जाए ऐसा तो काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, काफ़ी विकास हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर संभावनाएं बताना है, ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कब उसको पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, अगर उस समय नहीं मिला, इसीलिए मुहावरा भी बन गया कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। आपको पता होगा कि मुहावरे लोकोक्तियों में आप पढ़ रहे हैं तो जान रहे होंगे, ठीक। तो वक्त पर अगर आपको पानी खाद नहीं मिला, यानी कृषि को नहीं मिला, तो क्या होगा, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ज़रूरत किसकी है कि समय पर ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, भारतीय कृषि के साथ कुछ बाधाएं भी हैं। भारतीय कृषि करने वालों के साथ कुछ समस्या, क्या समस्या है आपको बताना है, कुछ समस्या बताना है। भारत में अभी आपको पता होगा कि भारतीय समाज अभी 75% शिक्षित है, मात्र 75% लगभग साक्षरता है। आपको पता होगा, आप पढ़ रहे हैं, ठीक। अभी उस साक्षरता में भी कितनी निरक्षरता है, आपको पता होगा कि जो 75% भारत सरकार ने आंकड़ा बताया है, उसमें ग्रेजुएट हो गए लेकिन उनको अभी तक अपना नाम सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया है। जो भारतीय जो शिक्षा है, उस शिक्षा में भी कुछ खामियां हैं, ठीक। और उसमें जो देहाती क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ की हालत तो और माशाअल्लाह है। आपको पता होगा
कि किस प्रकार से जो मास्टर होते हैं या टीचर हैं पढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, उनकी अपनी जिम्मेदारी ही नहीं पता है, उनकी क्या लायबिलिटी दी गई यही नहीं पता है। तो ये आपको यहाँ बताना है, भारत में जो शिक्षा है, पहले तो किसी प्रकार का एस्से हो आप ध्यान रखिएगा, सारे एस्से में आपको शिक्षा के बारे में बात करना है। ठीक, भारतीय शिक्षा की कमी को बताना है, यानी उसको बढ़ाया जाए, तभी किसी भी पॉइंट पर विकास हो सकता है। ठीक, भारतीय गरीबी का या भारतीय समस्या का सबसे जो मूल कारण है वो मात्र अशिक्षा है। अशिक्षा अगर है तो इसी से सारी समस्या पैदा हो गई, उसी से बेरोजगारी बढ़ गई, उसी से सारी समस्या आ गई। अगर शिक्षा हो जाए तो भारत में और विकास हो सकता है, ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है कि मात्र 600 शब्द में निपटा देना है एस्से को। 3 एस्से लिखना है, ध्यान रखना है आपको। 1 घंटे में 1 एस्से लिखने का आप प्लान बनाएंगे और सिस्टम से लिखेंगे, जिससे 1 घंटे में 1 एस्से कंप्लीट हो जाए। आपको बताना है कि सुरक्षा संबंधी समस्या है। क्या समस्या है? आपको पता होगा कि भारतीय किसान के पास कोई इंश्योरेंस तो है नहीं कुछ। अगर वो मान लीजिए खेती कर रहा है तो वहीं मर जाए तो कोई परवाह नहीं सरकार को। ऋण की व्यवस्था दी गई है, दीर्घकालिक ऋण है, अल्पकालिक ऋण है। अगर वो किसान ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसकी कुर्की नीलामी हो जाती है। इसके बाद में भ्रष्टाचार, उसके ऊपर देखिए क्या है, भ्रष्टाचार बहुत तगड़ा है। जो भी चीज़ है उसका प्रशासनिक क्रियान्वयन ही नहीं सही तरीके से है। तो आपको समस्या बताना है कि ये समस्याएं हैं, ये बाधाएं हैं, इसको हम कैसे विकास कर सकते हैं। जब ये समस्या या बाधाएं दूर करेंगे तभी तो हम विकास कर सकते हैं। अशिक्षा तो आपको मैंने बता दिया कि भारतीय शिक्षा के बारे में आपको बताना है कि इतनी अशिक्षा है, कानूनी पेचीदगियाँ है। अब देखिए, मान लीजिए कोई योजना लागू कर दी गई, तो आज आपको बता दें कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक लाइन बोला था कि अगर भारत सरकार 100 रुपया यहाँ से रिलीज करती है, किसान को अगर 1 रुपया मिल जाए तब भी भारतीय किसान की आय बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन वहाँ तक से 1 रुपया भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये आपको बताना है कि कानूनी पेचीदगी का मतलब है प्रशासनिक क्रियान्वयन में कमी। मान लीजिए कोई योजना लागू कर दी गई, मनरेगा की स्थिति आप देख रहे होंगे कि मनरेगा ठीक है, अब तो बहुत काफ़ी सुधार हो गया है, बहुत सुधार हो गया। लेकिन बीच में क्या होता था, बीच में प्रधान ही ले लेता था उसको, किसान को पता ही नहीं है या मनरेगा मजदूर को पता ही नहीं है कि वो क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको जानकारी ही नहीं है, योजना के बारे में नहीं पता है। इसके बाद में FDI नीति आपको बताना है कि FDI नीति में क्या है कि जो इतने समस्या पैदा कर दिया है, इतना क्रिटिकल बना दिया उसको कि भारतीय किसान विकास ही नहीं कर सकता है। ठीक, उसका मतलब ही नहीं समझ पाएगा वो। तो आपको इस पॉइंट को बताना है। अब उपाय बताना आपको, क्योंकि आपने समस्या बता दिया, आपने इसके प्रभाव इसको बता दिया, अब थोड़ा सा उपाय बताएंगे आप। ठीक, कैसे उपाय बताएंगे? जो किसान हैं अगर उनके इस उत्पादन स्तर पर वृद्धि कर दिए जाए, यहाँ पर सुधार कर दिए जाए, भंडारण स्तर पर सुधार कर दिए जाए, विपणन स्तर पर सुधार कर दिए जाए, तब कुछ सुधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो सुधार बहुत थोड़ा बताना है आपको। ये बताना है कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अगर उनके पास व्यवस्था हो जाए, जो तकनीकी ज्ञान है वो उनके पास आ जाए, तो उससे कुछ विकास हो सकता है। दूसरी चीज़, कच्चे मालों को आयात एवं विनिर्मित वस्तुओं पर छूट दी जाए। ठीक, किसान क्या है, कच्चा माल महंगे में खरीदता है और विनिर्मित वस्तुओं पर बहुत सारा टैक्स जमा करता है, तो उससे क्या होगा, उसकी आय में वृद्धि के बजाय वो घाटा हो जाएगा। तो ये दोनों वस्तुओं, कच्चे माल में आयात एवं विनिर्मित वस्तुओं पर छूट होनी चाहिए, ये बताना है आपको। दूसरी चीज़, मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए विदेशों में। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि जो भारतीय किसानों के पास जो गेहूं है उसमें प्रोटीन की मात्रा अगर कम है तो वो रसिया से खरीदेगा, कोई देश अमेरिका से खरीद लेगा। तो यहाँ पर जब ये क्वालिटी ही नहीं है, तो वास्तविकता में जब वहाँ पर उन्नत बीज है ही नहीं भारत में, तो अच्छे उत्पादन नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मुक्त व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिए कि जिससे सभी देशों का विश्व व्यापार में स्थान हो, उतना परसेंटेज कर देना चाहिए। उनके गेहूं के क्वालिटी से बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये जो
पार्शियलिटी होती है, ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तकनीकी सुविधा MSP लागू कर दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पता होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया जाए, चाहे वो किसान घर पे बेचे, चाहे वो किसान मार्केट में बेचे, चाहे वो जाकर के किसी राष्ट्रीय बाजार में बेचे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे, तो उसका एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, जिस पर लेकर बवाल हुआ है। इसके बाद में व्यापारिक फसलों का प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे किसान की आय बढ़ने वाली है उस पर प्रोत्साहन दिया जाए। बात आके वहाँ पर फंसती है कि जब उसके विपणन की व्यवस्था सही हो जाएगी तो उसके व्यापारिक फसलों का विपणन भी सही तरीके से होगा, व्यापार आयात निर्यात भी हो सकता है इसी प्रकार से। इसके बाद में देखिए सरकारी प्रयास क्या किया गया था, सरकारी प्रयास किया गया है। आपको सरकार को निगलेक्ट नहीं बताना है, निगलेक्ट नहीं करना है कि सरकार की भी योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने योजना लागू नहीं किया है। सरकार ने अल्पकालिक दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था बनाया, सरकार ने KCC व्यवस्था बनाया, किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था बनाया, जिससे क्या है किसानों को बहुत कम इंटरेस्ट पर ऋण मिल जाता है। उससे क्या हुआ कि कुछ किसान तो मान लीजिए दे सकते हैं, लेकिन कुछ किसान नहीं दे पाए। तब क्या करती सरकार, आती है और सरकार चली आती है और किसान मांग करता रहता है कि हमारे ऋण की माफ़ी की जाए। तो ये किसानों के लिए व्यवस्था बनाई जाए कि उनका जो दीर्घकालिक ऋण है, ठीक, उसमें और सुधार किया जाए, ये आपको बताना होगा। फिर आप सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं थोड़ा सा फैक्ट डालेंगे आप, किस सन में कौन सी योजना लागू की गई, फसल बीमा योजना फला डेट में लागू की गई, ठीक है, ये सुविधाएं इस डेट में लागू की गई, ये सारी थोड़ा सा फैक्ट डाल देंगे आप, तो ऐसे में थोड़ा सा और इफेक्टिव बन जाएगा। इसके बाद में लास्ट में उपसंहार लिखा जाता है। उपसंहार में क्या लिखना होता है, ये जो समस्या है, ये जो बाधाएं हैं वास्तव में हैं जरूर, लेकिन अगर इसको दूर कर दिया जाए तो भारतीय कृषि का भविष्य कैसा होगा। ठीक, आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना विशेष तौर से। मैंने तो बहुत 2 लाइन में बोल दिया कि जो भारतीय कृषि में ये समस्याएं हैं कि हमको इतना रोजगार देती है, इतना विकास में इसका योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थान रखती है, लेकिन इसके साथ समस्या है। इन समस्याओं को अगर हम निवारण के लिए प्रयास करें, सरकार प्रयास करे, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रयास करें, तकनीकी विकास करें, शिक्षा का विकास करें, तो हमारे कृषि का भविष्य बहुत उज्जवल है और धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। और फिर वही सोने की चिड़िया की तरह कि मेरे देश की धरती सोना उगले, और फिर मेरे देश की धरती सोना उगलना शुरू कर देगी। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों, मैं इस एस्से को आप लिखेंगे, आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं, इस एस्से को आप लिखेंगे, प्रयास करेंगे। पहले प्रयास करने के बाद में अगर आपने उपसंहार या प्रस्तावना में कोई गलती किया है या आप गलती कर रहे हैं तो मैं इसका उपसंहार और प्रस्तावना बता दूंगा। बाकी आप मैटर लिखने का प्रयास करेंगे और किसी एस्से को लिखने के पहले उसका आउटलाइन जैसे मैंने बनाया है ऐसे आप आउटलाइन बनाएंगे। भले ही 10 मिनट आपको लग जाए एस्से लिखने के पहले, लेकिन आप वो 10 मिनट जाने दीजिए। वो 10 मिनट में बहुत सारा कंटेंट आपके दिमाग में चला जाएगा और जब आप एस्से लिखना शुरू करेंगे तो जो मैटर सीरियल वाइज होना चाहिए वो मैटर सीरियल वाइज होगा। नहीं तो आप मैटर यहाँ लिख रहे हैं और उठा करके आप यहाँ उपसंहार का मैटर डाल देंगे। ठीक, तो ये नहीं होगा। आउटलाइन का यही मतलब होता है कि आप सीरियल वाइज बने रहेंगे, आप एस्से के बाहर नहीं भागेंगे। नहीं तो क्या है, भावुकता में आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको लिखना है मान लीजिए 100 शब्द, तो आपने उसको लिख दिया 200-300 शब्द, तो आपके कॉपी में स्पेस मात्र 600 शब्दों का है, 650 शब्दों का है। तो आप क्या किए कि लिख दिए 400 शब्द। 400 शब्द आप लिख रहे हैं संभावनाएं, तो आप उपाय क्या बताएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे और जैसा होगा तो फिर मैं आपको ये प्रस्तावना और उपसंहार बता दूंगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं।